दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका 20 प्रश्नांक पहले से लेकर प्रश्नांक 20 तक के सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे, अथवा शायद मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। हमें क्या है, हर क्वेश्चन को देखना और समझना है, क्योंकि इससे हमें क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी का और फिजिक्स का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, उनकी वीडियो जाकर देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सही विकल्प। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ओके, ये मैंने नहीं बताया, एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है हेनरी के नियम का सूत्र है। तो देखिए इसमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। हेनरी के नियम का आपका सूत्र पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें से आपका कोई भी राइट आंसर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि क्या होता है, आपका x होता है इक्वल टू होता है आपका p आना चाहिए। x इक्वल टू p या x समानुपाती p होता है। समानुपाती आप हटाएंगे तो आपका k h आपका है हेनरी स्थिरांक आएगा। तो ये आपके इस टाइप से होना चाहिए। अब इसे पक्षांतर करके भी देखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। ओके, तो ये आपका तो मतलब रॉन्ग हो जाता है, गलत टाइपिंग में है। फिर है आपका नेक्स्ट सेकंड, मर्क्यूरिक सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति के में प्रयुक्त किया जाता है? तो श्रवण यंत्र राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आना चाहिए। युग्मित लिखा हुआ तो इस कंडीशन में हमें क्या लगाना चाहिए, अर्धपूरित कक्षक लगाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या कहलाती है। तो ये हमारी क्या संख्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन की संरचना होती है। तो प्राथमिक एमीन हमारा क्या है, पिरामिडीय होता है। नेक्स्ट है ज्वेटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। कंप्लीट हो जाता है। इसी बार से दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए भी रहने वाले हैं आंसर। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है सोडा वाटर विलेय प्रवस्था डेडेस है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सोडा वाटर में विलेय प्रवस्था में, यानी जो विलेय है, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोको कोला वगैरह, पेप्सी वगैरह, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है, अतिदाब। हेनरी के नियम से हमने पढ़ा है कि क्या है, जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे गैसों की द्रव्य विलेयता क्या है, बढ़ती जाएगी वे। तो इसी प्रकार से तो ये क्या होता है, गैस की जो आपका विलेय प्रवस्था है वो गैस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनोड पर डेडेस अभिक्रिया होती है। एनोड पर दोस्तों आपकी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा विटामिन B12 में डेडलेस केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट तो विटामिन B12 होता है, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है कोबाल्ट। रजक दर्पण परीक्षण डेडलेस दर्शाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों आपका एल्डिहाइड दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में डेडलेस क्षारीय है। तो क्या है, कम क्षारीय है। तो कम क्षारीय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यदि शर्करा में प्रकार्यतम समूह -CHO है तो यह डेडलेस शर्करा है। तो हमारे क्या है, एल्डोज संग्रह हो जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर एल्डोज। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सतसत। सतसत में पहला है हमारा बिलियन, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है C2H5OH मोनोहाइड्रिल एल्कोहल नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि है तो ये आपके इसलिए लिखा है नहीं है, तो इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, किया जाता है खाद्य परीक्षण। ओके, नेक्स्ट है आपका माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ग्लूकोज में अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी करता है लेकिन नहीं लगा, तो आपका हो जाएगा असत्य। हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो ये भी हमारा क्या नियमन करते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस बार सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाती है सही जोड़ियां। सही जोड़ियां में पहला है प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुत्क्रमणीय। ओके, इसके बाद है दोस्तों हमारा सक्रिय ऊर्जा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊर्जा अवरोध। फिर पॉली एल्केन, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रियोन है। फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एस्टरीकरण। फिर आपका एंजियोबेंजीन हो जाएगा पर रंजक। तो ये हो जाएगा आपका 5वां। कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ी। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है कैडेडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका Cr3 पॉजिटिव आयन का रंग
लिखिए तो ये हो जाएगा आपका हरा। ओके, हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बैंगनी भी दिखता है लेकिन मैंने इसका आपका हरा माना जाएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट है आपका केटेकॉल की संरचना लिखिए। तो केटेकॉल की संरचना किस प्रकार से रहेगी? तो सिंपल है, आपको इसमें क्या है, पहले तो एक बेंजीन बना लेनी है इस प्रकार से, और 2 में आपको क्या है OH समूह जोड़ देना है। तो ये बन गया आपका क्या है केटेकॉल। नेक्स्ट है द्वितीय का एल्कोहल का ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो हमारा कौन सा होता है? द्वितीय के एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं आप क्या है क्रमांक 6 में से क्वेश्चन। चलिए क्रम से एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। ओके, बाकी आपने क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आप क्या है अलग से मैंने चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। क्रम से दोस्तों आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं। ओके, 2 चैप्टर के और इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, जल्दी हम उन्हें कवर कर लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, अथवा क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। तो आपके लिए दोस्तों कंप्लीट मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन टाइप करके तैयार किया गया है, जिससे आपको क्या समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के अगर व्युत्क्रम करते हैं तो विशिष्ट चालकता प्राप्त होती है। विशिष्ट चालकता को कैसे, जिसे हम कप्पा बोलते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक भी पूछा जा रहा है, तो मात्रक या इकाई एक ही बात है। तो मात्रक क्या है, इकाई क्या है हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सिंपल है। अथवा हमारा क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या है सेल स्थिरांक कहलाता है। ओके, इसे एक्स से दिखते हैं, इस चिन्ह से भी दर्शाते हैं। ओके, इकाई इसकी क्या रहने वाली है सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आप इस बार से याद कर सकते हैं सेल स्थिरांक को। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो आपकी दूरी है, यानी इसका फॉर्मूला ही होता है L/A। ओके, तो L हो जाता है आपका क्या है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है। माइंड में आप याद रख सकते हैं सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न 7वां है रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिभाषित कीजिए, अथवा क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिभाषित करना है। तो समय के साथ किसी अभिक्रिया के क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की जो दर होते हैं वो क्या है अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर आपका इस प्रकार से दिया है डेल्टा एक्स। डेल्टा क्या है परिवर्तन को दर्शाता है, अपॉन टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी के समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला क्या है परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं। अथवा हमसे इसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाती है? अभिक्रिया के लिए टक्करों में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं आयनों की संख्या क्या आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया हो रही है, टक्करों में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं तथा आयनों की जो संख्या होती है वो हमारी क्या आणविकता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंथेनाइड के 2 उपयोग लिखिए, अथवा में है कि MnO4 के 2 उपयोग लिखिए। तो पहले लेंथेनाइड का किस में उपयोग होता है, पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। इसका उपयोग विज्वल युक्ति जैसे लाइटर का चकमक, टेसल बुलेट तथा ज्वाला देने वाली टैंक आदि में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि Pr2O3 तथा Nd2O4 का उपयोग रंगीन कांच एवं फिल्टर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपके लेंथेनाइड का उपयोग। कि फिर इसमें आप हमसे अथवा में KMnO4 के उपयोग पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या है आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं, साथ ही आयनात्मक विश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए, अथवा क्वेश्चन है केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा एक उदाहरण लिखिए। देख लेते हैं, उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा उदाहरण। तो उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंड या सेगनियों की संख्या को हम क्या कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, सिंपल है। हम कैसे ऑब्जेक्ट पूछा जाता है उपसह संयोजी संख्या। ओके, तो जो आपका केंद्रीय धातु आयन है उसके नीचे जो संख्या लिखी रहती है वही आपकी है उपसह संयोजक संख्या होती है। नॉर्मल अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, संयोजक संख्या हमारी क्या कहलाती है? जो उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय जो धातु आयन होता है उससे जितने भी लिगेंड जोड़े रहते हैं, लिगेंडों की संख्या वो हमारी क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। नेक्स्ट उदाहरण के साथ आपको तैयार करके रखना है। केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण देना है। उपसह संयोजन यौगिक में धातु आयन विभिन्न लिगेंड से जुड़ा होता है। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है।
तो उदाहरण आप देख सकते हैं। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं तो Cr3 पॉजिटिव आकर केंद्रीय धातु आयन है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। ये मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, चाहे आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक हो, मैंने आपको बोर्ड एग्जाम हो, ओके, और प्री बोर्ड एग्जाम हो, सब में आपका क्वेश्चन रखा ही रहने वाला। उससे सही यौगिक वाली चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने। ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया है इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, तो जरूर देख लीजिएगा। तो अगर उपसे सही यौगिक वाला जो हमारा चैप्टर है, इससे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। एक तो आपका नॉर्मल इस पर थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका रहेगा, मतलब थ्योरी वाला की जिसमें आपको क्या परिभाषा नॉर्मल पूछी जाएगी, जैसे किलेट की परिभाषा आपकी आ सकती है। ओके, तो जो मेन परिभाषा है आपकी 2-2 नंबर वाली, वो सब आपको तैयार करके रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मैंने आपको बता ही दिए थे, तैयार करके जरूर किए, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा वीडियो। फिर इस प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें दोस्तों आपसे उपसंयोजी यौगिक का आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। ओके, या फिर आपको क्या है उपसंयोजी यौगिक दे दिया जाएगा, उसका आईपीएसी नाम लिखिए, या पहले से में आईपीएसी नाम दिया जाएगा तो उसका क्या है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये सेम को ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेम आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला बोर्ड एग्जाम में। तो अब ये इनका कोई फिक्स तो है नहीं कि बस 3-4 है तो आप उन्हें रट के चले जाएं। इनको दोस्तों आपको क्या है सीखना पड़ेगा कि कैसे हम क्या है नाम निकालते हैं। उपसंयोजी यौगिक वाली इंपॉर्टेंट वाली वीडियो है, उसमें मैंने इसका पूरा लेक्चर आपको दिया, इसके रूल होते हैं, किस प्रकार से आप पहचानेंगे, किस प्रकार से आपको नामकरण करना है। ओके, उपसंयोजी यौगिक दिया है तो आईयूपीएसी नाम कैसे बदलना है, आईयूपीएसी नाम दिया है तो उपसंयोजी यौगिक का सूत्र कैसे लिखना है, वो पूरा आपको पता है। तो आपका है नियम जाकर जरूर सीख लीजिएगा। अलग से आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर की समझा देता हूँ कि हमको दिया है, पहला हमारा उपसंयोजी यौगिक के हमको सूत्र लिखना है। पहला पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, सेकंड है हमारा, तो इसका आपका ये फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये है नेक्स्ट है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये इनके दोनों के आपके आंसर है फॉर्मूला। जब आप इनके रूल नियम समझ लेंगे सब आपको समझाएंगे कैसे आपका हो रहा है। ओके, अब इतना शॉर्ट नियम नहीं है कि मैं आपको एक बार में समझा दूं, इसलिए आप क्या है प्लीज इस सेक्शन पर जाइएगा 12th केमिस्ट्री में, और उपसंयोजी वाला जो चैप्टर है उसमें जाकर देख लीजिएगा। अब इस में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब यौगिक हमको दे दिए गए हैं उपसंयोजी यौगिक, आईयूपी से नाम लिखना है, तो ये हमका दिया हुआ है। तो इसके आंसर आप देख लेते हैं। जैसे इसका हम देखते हैं, तो जैसे आपका किस प्रकार से निकालते हैं, तो डाई एमीन। ओके, दो है तो डाई एमीन हो जाएगा। इसके बाद अगर इसमें बात करते हैं, ओके हाँ, तो यहाँ पर डाई एमीन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्लोरो नाइट्रो एन प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं सेकंड वाली, तो डाई क्लोरोडो बिस एथेन 1,2 डाई एमिन कोबाल्ट थर्ड रहने वाला। तो ये हो जाते हैं आपके आईपीसी नाम। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 11 है, बाइनिलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में एक अंतर लिखिए। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एलिलिक हैलाइड व बेंजिक हैलाइड में एक अंतर लिखिए। देख लेते हैं क्या इसमें अंतर रहने वाला है। तो जो आपका बाइनिलिक हैलाइड यौगिक में हैलोजन परमाणु कार्बन द्विआबंध sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि जो आपका एरिल हैलाइड है यौगिक है उसमें हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक बलय sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो ये आपका दिया हुआ बाइनिलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में अंतर। इसी प्रकार से हमसे अथवा पूछा जा रहा है एरिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में अंतर। तो इसमें एरिलिक हैलाइड यौगिक में हैलोजन परमाणु कार्बन द्विआबंध से जुड़ा रहता है। ओके, द्विआबंध के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि बेंजिलिक हैलाइड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हैलोजन परमाणु है एरोमेटिक बलय के 3 संकृत कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा रहता है। तो ये आपके अंतर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 हमसे पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता है, क्यों? मतलब मनुष्य के शरीर में विटामिन सी वो रुकता नहीं है, क्या रीजन है? ओके, संचित नहीं होता है जब ठहरता नहीं है। अथवा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी है वो संचित हो जाता है, क्या रीजन है? समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो विटामिन सी होता है जिसे क्या कहते हैं स्कार्बिक अम्ल, मनुष्य के शरीर में संचित नहीं होता क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए मूत्र के द्वारा यह शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, जो विटामिन सी है वो क्या जल में घुल जाता है, जब जल में घुल जाता है तो वो क्या है मूत्र के द्वारा क्या शरीर से उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए मनुष्य के शरीर में विटामिन सी से संचित नहीं होता है। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी क्या है मनुष्य के शरीर में संचित होता है, रुकता है, क्योंकि ये क्या है वसा में घुलता है, ये जल में नहीं घुलता। जब जो विटामिन सी वो जल में घुलता था इसलिए मूत्र के से बाहर निकल जाता था, जबकि जो विटामिन डी है वो क्या है वसा में घुलनशील होता है, इसलिए यह कि हमारे शरीर में बसीय ऊर्जा के रूप में क्या संचित रहता है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें क्या अभिक्रिया की कोटि की गणना करनी है। ओके, अभी आपको जब 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप अभी नॉर्मल तरीके से अभी आप नहीं पता तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अभिक्रिया की कोटि निकालना, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत ज्यादा आपको इजी लगने लगेगा, सिंपल है। ओके, एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से। देखिए पहले आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो अभिक्रिया की जो वेग का किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो वेग का आपका स्ट्रक्चर होता है A = होता है
x और हो जाएगा आपका b वाई। और जहाँ x और जो y है आपकी x और ये और आपका जो x और आपकी जो y है ये हमारी क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। ओके, अभिक्रिया की ये हमारी क्या है, कोटि है। और जब हमें टोटल अभिक्रिया की कोटि चाहिए तो इन दोनों का जोड़ देना पड़ता है। बस तो ये स्ट्रक्चर है, बस इसकी हमें क्या तुलना कर दीजिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया है तुलना कर दीजिए। अगर तुलना करते हैं हम देख सकते हैं सेम हमारा वही लिखा हुआ है, बस x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, तो x के स्थान पर लिखा हुआ है 1/2, y के स्थान पर क्या कर रहे हैं, तुलना करते हुए 3/2 लिखा हुआ। बस ये हमारा हो जाता है अभिक्रिया की कोटि निकल आती है। इनका हमें टोटल चाहिए है। ओके, तो टोटल अगर हमें अभिक्रिया की कोटि गणना करनी है, दोनों को जोड़ देना है, x प्लस क्या है y कर देना है हमारा, तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 करते हैं तो हमारा क्या 4/2 आ जाएगा, सॉल्व करते हैं 2 आएगा, तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। सेम इसी बार से किया गया है, सिंपल आपको बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी बार से इसमें देखते हैं, इसमें भी हम तुलना करते हैं। तो इसमें अगर सेकंड वाले की बात करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3/2 आती है, y की अगर हम बात करते हैं तो y की वैल्यू आती है -1। अभिक्रिया की कोटि की निकालना है तो x प्लस y करना पड़ता है हमें, तो 3/2 यहाँ हो जाएगा आपका -1, प्लस अगर लें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। तो सॉल्व करते हैं हम, ओके, एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं हमारा तो आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे सेकंड वाले के लिए आ जाता है 1/2 से। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है, तो बिल्कुल सिंपल दिया है कि लिखना किस प्रकार से, तो लिखने का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका सेम इस प्रकार से दिया हुआ है। कौन सी आपकी क्या कोटि है, तो अब यह अभिक्रिया क्या है द्वितीय कोटि की है, क्योंकि यहाँ आंसर क्या आ रहा 2 आ रहा, तो अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है, तो यहाँ 2 आ रहा, तो यह अभिक्रिया की द्वितीय कोटि है। जबकि अगर सेकंड वाले में देखते हैं तो आंसर क्या है 1/2 आ रहा, कुल कोटि हमारी 1/2 आ रही, यानी 1/2 यानी आधा, तो यह अर्ध कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ये हमको दिया हुआ है, इनसे हमें क्या है अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना है। चलिए इन्हें देख लेते हैं। ओके, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अभिक्रिया की हमें क्या कोटि गणना करना, पहले वाले हमारा दिया हो k की वैल्यू ये दी है, खास बात क्या है k की वैल्यू कुछ भी दी है इससे मतलब नहीं होता है। कोटि के लिए हमें लास्ट के जो हमारा समझ लीजिए इकाई होती है वो हमें चाहिए पड़ता है। ओके, तो इसकी हमारी पहले वाले की बात करें तो हमारे इकाई लास्ट में क्या है हमारा L मोल इनवर्स S इनवर्स दिया हुआ है। ओके, तो इसमें बस आपको हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है बस, ठीक है, k का नीतांक बराबर आपका ये होता है। यहाँ हमारा n की जो वैल्यू होती है वो क्या है, n हमारे क्या अभिक्रिया की कोटि है। ओके, ये हमारा n क्या अभिक्रिया की कोटि है, तो हमारा क्या करना है, जहाँ एक k का नीतांक है, k का हमारे पास नीतांक क्या हमारा ये वाला है। ओके, तो वो हमने यहाँ रख दिया है, और इससे हमें क्या है इसकी अब इसके जैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तुलना करके n की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो तुलना करनी कब की जाती है, जब लगभग एक सा। ओके, तो अब इसको हम क्या है अपॉन में लिखना है, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो पहले तो यहाँ देखिए S इनवर्स है और यहाँ भी S इनवर्स है, तो S इनवर्स से S इनवर्स कर चला जाएगा, तो ये बस हमारा ये हमारा क्या नीचे चला जाएगा। अब देख सकते हैं हम यहाँ इस स्टेप में देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ये वाला हिस्सा सेम है, तो ये सेम है तो ऊपर की घातें भी इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों तरफ हम क्या है घातांकों की क्या तुलना कर सकते हैं। तो घातांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ -1 है और इस साइड n-1 है, सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या n इक्वल टू क्या 2 आ जाता है, तो n इक्वल टू 2 आ जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये अभिक्रिया की हमारी क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सम इसी बार से हम k की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो हमें जो दिया है 3 × 10⁴ मतलब कुछ भी दिया इससे मतलब नहीं, यहाँ आपको देखना है लास्ट में हमारा इसके क्या दिया है आपका S इनवर्स दिया हुआ है, तो बस आपको यही लिखना है। ओके, अब यहाँ जो आपका मोल लीटर ये सब है तो ये दिया नहीं है, हम 0 मान सकते हैं, कुछ दिया नहीं 0 दे सकते हैं। S इनवर्स ये कट जाता हमारा, तुलना करते हैं हम घातांकों की तुलना करेंगे तो 1 माइनस n इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 माइनस इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू अगर 1 है तो हमारी क्या अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सॉल्व करना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं क्यों, उदाहरण लिखिए। अथवा क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, उदाहरण लिखिए। इस 40 चैप्टर्स में डी ब्लॉक के तत्व की बात करें, इसी टाइप के आपके मेन क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि डी ब्लॉक के तत्व में अंतर, लेंथ एक्टिनाइट में अंतर, ये तो आपके मेन है। इसके अलावा क्वेश्चन आप देखते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बस इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर के आपके लगभग यही पूछे जाते हैं। तो ओके, तो डी ब्लॉक वाला चैप्टर है, जाकर इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिएगा कंप्लीट, उसमें मैंने आपको समझाया कवर किया है। सॉल्यूशन देखने चाहे तो इस प्रकार से आपको लिखना है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो संगमन धातुओं के परमाणुओं में n-d कक्षक और ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे यहाँ हो जाएगा डी कक्षक। ओके, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संगमन तत्व के यहाँ डी कक्षक, डी कक्षकों में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। जितने ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम पढ़ते हैं परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का एक अन्य कारण है इनका अपूर्ण होना, ओके, इनके कोष का अपूर्ण होना। अथवा क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अनुचुंबकीय पूछे या चुंबकीय की बात आपकी रहने वाली है। तो संगमन तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि n-d
ऑफ कोर्स के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा यानी ऑर्बिटल में चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय लक्षण भी क्या उतना अधिक होता है। तो उदाहरण के साथ पूछा जा रहा है तो उदाहरण के साथ ये समझाया गया है, तैयार करके अच्छे से रख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समयावधि में SN1 व SN2 अभिक्रिया का क्रम अनुमानित कर लिखिए। तो पहले तो आपको इसमें दो टाइप के आपको क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ तो आपको क्या है, आपको ब्रोमोब्यूटेन के आपको 4 समय भी लिखना है, तो 4 समय बताना है। ओके, इसमें यही बताना है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कौन कौन से, ये आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों उनको क्रम से जमाना भी है। SN2 अभिक्रिया के अनुसार, SN1 अभिक्रिया के अनुसार, SN2 जो उनका अभिक्रिया का क्रम होता है उसके अनुसार, अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है उसके अनुसार आपको जमाना भी है ब्रोमोब्यूटेन के समयावधि को। तो आंसर इस बार से देख लेते हैं। तो पहले तो आपको क्या है समयावधि बताना है। तो यहाँ देखिए 4 समयावधि है, इसमें आपका ये पहला दूसरा है, आपका क्या है प्राथमिक सभी समयावधि है, समयावधि है। फिर आपको ये द्वितीयक है, यहाँ तीसरे वाला, जो चौथा आपको जो लिखा है वो तृतीयक है। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो इस प्रकार से ये क्रम रहने वाला है। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, जिनके क्रम से क्या आईपी से नाम दिए हुए हैं। तो ये आपके हैं ब्रोमोब्यूटेन के समयावधि। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, जिस प्रकार से बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहता है। अब हमें क्या है बता तो दी हमने 4 ब्रोमोब्यूटेन के, हमारे क्या है ब्रोमोब्यूटेन के 4 समयावधि। अब इनके में क्रियाशीलता के क्रम में जमाना है। पहले SN1 की बात करते हैं। तो SN1 क्रिया विधि के लिए क्रियाशीलता के क्रम आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको क्या है उस पढ़ाते समय बताया था। ओके, हेलो एल्केन तथा हेलो एलिन वाले चैप्टर है। तो जो SN1 अभिक्रिया विधि के लिए क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, पहले तृतीयक सबसे ज्यादा होता है क्रियाशील, और उससे कम होता है द्वितीयक, और उससे कम होता है प्राथमिक। तो ये क्रम होता है, बस इसी क्रम में हमें जमा देना है। तो जो हमने यहाँ पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें आपके पहले वाली दो आपके क्रम से प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है, ये तृतीयक है, बस इनको क्रम में जमा देना है। ओके, तो इसी क्रम में अगर हम जमाते हैं तो हमारा किस बार से बनने वाला, तो ये आपको संरचना दी हुई है। ओके, सबसे पहले यहाँ तृतीयक वाला रखा हुआ, मतलब नीचे से लिखा हुआ है, नीचे वाला सबसे पहले ज्यादा है, फिर इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इस टाइप से। बस इनको क्या है उसी बार से जमाया गया है। किस बार से है तो इसका रीजन भी बता के लिखा गया है। ओके, सेम इसी बार से अगर हम SN2 अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता क्रम देखें तो इसमें क्रम उल्टा होता है। इसमें सबसे ज्यादा रहता है प्राथमिक, SN2 की बात करते हैं अभिक्रिया में, तो प्राथमिक सबसे ज्यादा, फिर द्वितीय कम क्रियाशील, उससे कम क्या हो जाएगा आपका तृतीय, फिर उससे कम हो जाएगा चतुर्थ, इस प्रकार से उसमें रहता है। ओके, तो प्राथमिक रहता है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस प्रकार से रहता है, बस इसी क्रम में जमा दी गई। अब इसमें इस क्रम में क्या किया गया है, इस क्रम में ऊपर से रखा गया है, ऊपर से। ओके, इस टाइप से। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि SN2 अभिक्रिया के लिए अभिक्रियाशीलता क्रम SN1 जो वन वाली जो अभिक्रिया है उसका बिल्कुल विपरीत रहता है। अतः इनका क्रम किस प्रकार से रहने वाला है, सिंपल है। इसमें तो आपको इतना बस पता होना चाहिए कि अगर आप समय बता लेते हैं तो SN1 की क्रियाशीलता क्रम क्या है और SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्रम क्या है, ये आपको तैयार करके ऑब्जेक्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अथवा देख लेते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सिंपल रहने वाला है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें हमें क्या कार्बनिक यौगिक है इनकी हमें संरचना बनानी है। सिंपल है, पहला हमारा 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एथ मैथ प्रोप पेंट। ओके, पेंट यानी 5 कार्बन रहेंगे, एथ मैथ आता है तो 2 कार्बन रहते हैं, एथ मैथ प्रोप यानी 3 कार्बन। तो ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। पेंट है तो यानी आपको क्या है 5 कार्बन वाली एक श्रृंखला बनानी है। तो इस प्रकार से आपने क्या है 5 कार्बन वाली श्रृंखला बना लेते हैं। इसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है वही हमें करना है। क्रम से नामकरण भी हम देते हैं, तो यहाँ से मैं पीछे दिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर कहा जा रहा है 2-chloro यानी दूसरे कार्बन पर हमें क्या है क्लोरीन जोड़ना है, तो दूसरे कार्बन पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया। 3-methyl यानी तीसरे नंबर पर हमें मैथिल जोड़ना है, यानी CH3 जोड़ना है, तीसरे कार्बन पर मैथिल जोड़ दिया। बस इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होती है, संरचना बन जाती है। लेकिन क्या अभी अब आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बस सबकी संयोजकता पूर्ण करनी है। कैसे करते हैं, हाइड्रोजन सबको बांट देना है। यहाँ हम बात करते हैं एक ही है, तो यहाँ क्या है 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो मतलब 3 है, या संयोजकता करनी है तो 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ बात करते हैं 1, 2, 3 कार्बन को क्या है 3 मिल गया, 1 की कमी है तो 1 H दे देते हैं। यहाँ भी बात करते हैं तो यहाँ 3 बॉन्ड बन गए, 1 बॉन्ड की कमी है 1, तो यहाँ 1 H दे देते हैं। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है 1, 2 से बॉन्ड बन गया, 2 की कमी है तो दे देते हैं। यहाँ क्या है केवल 1 ही बॉन्ड है तो 3 की कमी है। सबकी 4 संयोजकता होती है, संयोजकता पूर्ण करनी है, तो ये पहले वाले का आंसर इस बार से कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वाला जैसे हमारा 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन-2-इन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका डाइब्रोमोब्यूट है। ब्यूट यानी होता है कितना, ब्यूट यानी होता है दोस्तों आपके 4 कार्बन, एथ मैथ प्रोप ब्यूट पेंट, इस प्रकार से हेक्स। ओके, तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाली आपको श्रृंखला बना ली, तो 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 और 4, इस प्रकार से आपका 4 कार्बन रहने वाला है। जो कहा जाए वो करना है। ओके, 1,4-डाइब्रोमो यानी पहले में और चौथे कार्बन पे क्या है 2
हमारे ब्रोमीन जोड़े, ब्रोमो यानी ब्रोमीन जोड़े हुए, तो पहले वाले में हमने जोड़ दिए हैं, ये आपके चौथे वाले में जोड़ दिए हैं। ओके, Br जोड़ दिया। तो 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन 2 इन, दूसरे वाले कार्बन में क्या है, दूसरे वाले कार्बन पर इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड दे देते, इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। बस अब हमें क्या करना है, वही एच देना है सबको के। तो यहाँ देखते हैं, इसको आपको यहाँ एक मिला, कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ 2 हो चुकी है, तो 2 और अब मिलना चाहिए। यहाँ बात करते 1 2 3 है, तो एक केवल एक ही कमी है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड मिल चुका है इसे। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी एक केवल एक एच मिलने वाला है। इसकी बात करते हैं 2 है तो 2 की और कमी हो जाती है, तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो सेम आपकी ये संरचना रहने वाली है। तीसरे वाले की बात करते हैं 1-chloro-4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये कहा जा रहा है। तो इसमें देख लेते, अब यह साइक्लोहेक्सेन है तो क्या है, आपकी बेंजीन बना के करते हैं। साइक्लो यानी पूरे बेंजीन ही आपको नॉर्मल तरीके से बनने वाला है इस टाइप से। ओके, तो अब साइक्लोहेक्सेन है, फिर हमें इसमें क्या करना है, 1-chloro, मतलब पहले में क्या है, क्लोरीन जोड़ देना है, और चौथे में हमें क्या एथिल जोड़ लेना है, तो एथिल यानी C2H5। तो इस प्रकार से रहने वाली सेम आपकी संरचना है, सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले प्रश्न 16 किस प्रकार से हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे। आपको परिवर्तन करना है, बेंजीन से क्या है, एनिलीन बनाना है, पर बेंजामाइड से आपको क्या है, एनिलीन बनाना है। देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। ओके, पहले आपको क्या है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, बेंजीन इस प्रकार से रहनी है। तो पहले बेंजीन की हमें क्रिया करानी पड़ेगी सांद HNO3 से और सांद H2SO4 से कराते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका क्या होगा, इसी के द्वारा अब चयन करेंगे FeHCl की उपस्थिति में, तब एनिलीन प्राप्त होने वाला है। अभी क्रिया को मैं आपको क्या है वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, जिसमें क्या है हर अपन क्या है लगातार 10-15 क्या है विक्रिया लेके सिर्फ सिलेक्टेड होंगी, उनको मैं आपको समझाता जाऊंगा फॉर्मेट। लगातार क्या है, एक फिक्स नियम तो है नहीं है कि यही रहने वाला है, लेकिन हम क्या है धीरे प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा। ओके, और साथ ही आपको है लगातार फॉर्मूले भी आपको तैयार करने होंगे कि बेंजीन को किस प्रकार से बनता है, सिंपल आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, नॉर्मल एनिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले आपको जो है आपके जो आपको बेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, एनिलीन का पता होना चाहिए, तो आपके काफी हद तक बना सकते हैं। ओके, फिर इसके बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है, तो यहाँ बेंजामाइड है, ये हमारा है। अब बेंजामाइड का कैसा होता है, बेंजीन में क्या है CONH2 होता है, तो ये बेंजामाइड का फॉर्मूला आता है। जब ये आपको पता होगा, फिर आपको किसी बात क्या है एनिलीन बनाना, तो उसका फॉर्मूला पता होगा, तब आप इसमें क्या है काफी हद तक सोच पाएंगे। ओके, तो नॉर्मल आपको पहले फॉर्मूला पता होना, जब आपको क्लियर हो पाएगा किससे क्या क्रिया कराई जाए। तो इसमें Br2 की क्रिया और KOH की क्रिया कराई गई, तब हमें एनिलीन बना और इस समय एक्स्ट्रा चीजें प्राप्त हुई है। अथवा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे, वही है थैलीमाइड से हमें N-एल्किल थैलीमाइड बनाना है, और बेंजीन क्लोराइड से हमें NN डाइमेथिल फेनिल मेथिलीन बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। थैलीमाइड से N-एल्किल थैलीमाइड बनाना है, ये आपका थैलीमाइड का डायग्राम है। पहले तो आपको नॉर्मल ये पता होना थैलीमाइड कैसे डायग्राम रहता है, और N-एल्किल थैलीमाइड का ये रहने वाला है। तो किस प्रकार से आपकी क्रिया हो रही है, पहले KOH से क्रिया कराई गई, फिर आपका एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, RX लिया गया है, तब बना है आपका N-एल्किल थैलीमाइड। सेकेंड वाले में बेंजीन क्लोराइड से हमें NN डाइमेथिल फेनिल बनाना है। बेंजीन क्लोराइड हमारा ये दिया हुआ है। ओके, C6H5CH2Cl आपका बेंजीन क्लोराइड है। तो बेंजीन क्लोराइड में हमें NH3 की क्रिया कराई, तो पहले हमें बेंजीन एमीन बना, फिर बेंजीन एमीन में हमें क्या CH3Cl की क्रिया कराई, तब हमें NN डाइमेथिल फेनिल मेथिमीन मिला। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, MP बोर्ड एग्जाम 2025 की बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपका। ओके, तो प्रॉपर तैयारी के लिए आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में रहेगा क्या ऑल चैप्टर आपके पहले हर टॉपिक के डिटेल से आपको नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आप क्या है बहुत सारे टॉपिक आप क्या है अगर आपको डिटेल से पढ़ना समझना है तो आपको क्या है नोट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके, तो नोट्स आपको मिलेगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आंसर। ओके, साथ ही आपको मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर नहीं, साथ ही जो मैंने कई प्रकार के मॉडल पेपर तैयार किए 4 से 5 सेट, वो भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में दोस्तों आप क्या है अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो 7वां है उसमें पूछे जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ से दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, यानी 2 नंबर के आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख दिए, यानी 4 नंबर को। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, इसकी मोलरता से क्या संबंध स्थापित कीजिए। ओके, बिलियन वाले चैप्टर से है, मैंने आपको पहले बताया बिलियन वाले चैप्टर से। अब लॉन्ग वाले अभी तक नहीं आते, लेकिन अब क्या है लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी आने लगे हुए, इसलिए आप बिलियन वाले चैप्टर देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या है क्वथनांक उन्नयन, हिमांक, अवनमन, इनके सभी सीख कर रखिएगा। ओके, 2 क्वेश्चन आपके मेन वहां से रहने वाले हैं।
जैसे आप ओके, तो हिमांक अवनमन तो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो क्वथनांक उन्नयन अब आ सकता है, तैयार करके आपको रखना है। डिटेल से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करना है और इसकी मौलिकता में संबंध बताना है। पहले इसे देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन दोस्तों आपको जो लिखना है इस प्रकार से आपका रहना है। पहले क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा करना है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है? विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या अधिक होता है। अगर नॉर्मल तरीके से जैसे आप पानी गर्म करते हैं 100 डिग्री में आपका हो जाता है काम, लेकिन जब क्या है आप विलायक में ओके विलायक में आवासशील विलेय मिला देते हैं, आवासशील विलेय मिला देते हैं, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? नॉर्मल जो क्वथनांक होता है उससे क्या बहुत अधिक हो जाता है। तो आवासशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक में क्या शुद्ध विलायक की तुलना में होने वाला जो वृद्धि क्वथनांक है वही हमारा क्वथनांक उन्नयन हो गया। ओके, जैसे नॉर्मल पानी अभी क्या है 100 डिग्री में उबल रहा है, अब उसमें आप क्या है आवासशील विलेय यानी नमक मान लीजिए मिला देते हो, नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा। ओके, 100 डिग्री में नहीं अब पानी उबलेगा, अब उसे क्या उबलने के लिए 120 डिग्री मान लीजिए चाहिए, तो यहाँ कितना का अंतर आया? तो पहले 100 डिग्री में काम हो जाता, लेकिन अब 120 डिग्री में चाहिए, तो 120 में 100 घटाएंगे यानी 20 डिग्री का अंतर आ गया। तो 20 डिग्री जो बढ़ा क्या है? क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बढ़ गया, उन्नयन बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना, क्वथनांक उन्नयन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, दर्शाते किसे हैं? डेल्टा तीसरे से दर्शाते हैं। फिर इसके में क्या पूछा जा रहा है? मोललता में संबंध बताना है। तो आवासशील विलेय आणविक द्रव्यमान के ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, ये पूरा ही टॉपिक आपके एक बार से दिया हुआ है। इतना टॉपिक तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक उन्नयन वाला पूरा टॉपिक इतना ही है। क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा, आवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपका दिया हुआ है। ओके, तो मोललता के संबंध पूछे तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वही बात है। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा रहा है। आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए कहा जाए या फिर मोलर क्वथनांक में संबंध, इस प्रकार से आपका रहने वाला। मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। एक ओके, किसमें समझाया आपका? विलयन वाली चैप्टर जाइए, उसमें मैंने पूरा क्वथनांक उन्नयन वाला टॉपिक समझाया, हिमांक अवनमन समझाया, सीख लीजिएगा, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अगर ये मॉडल पेपर इससे पहले जो हिंदी का बताया, फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का तैयार हो गया, आगे बायोलॉजी का भी होगा, मैथ का भी मैं प्रयास करूंगा। तो इन सबके अगर पीडीएफ अगर सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हैं 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। अगर फीस रखे तो 29 रुपए में आपको दिया जाएगा एक सब्जेक्ट की पीडीएफ। इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपसे क्या है, देखिए मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए फिर भी चाहिए पीडीएफ तो आप क्या ले सकते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं न्यूमेरिकल किस प्रकार से क्वेश्चन पहले क्या है, तो इसे समझ लेते हैं कि एक सॉस पैन पात्र में 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? इसका हमें दिया हुआ केबी बराबर की वैल्यू भी दी है, जल की हमें केबी भी दिया हुआ है। तो कि 36 ग्राम ग्लूकोज का 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, इस दाब पर क्या है जल का में कितने में उबलेगा? सिंपल है, किस प्रकार से निकलने वाला, जो भी इसके पहले ये फॉर्मूला हमने निकाला है, निगमन किया है, उसी से आपको निकलने वाला है। पहले दिया क्या है वो लिख ले। दिया है विलेय का भार, विलेय का भार क्या है? WB कहते हैं। विलेय का भार क्या है? 36 ग्राम है। ओके, विलेय क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कितना दिया? 36 ग्राम दिया है। फिर हमें क्या चाहिए पड़ता है? MB चाहिए पड़ता है। MB यानी क्या है? हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान भी चाहिए पड़ता है। तो यहाँ क्या है? मोलर ग्लूकोज है विलेय, तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो हमें फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ओके, C6H12O6 ये होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। बस इसी को निकाल लीजिए। कार्बन कितना है आपका? 6 है और 12 करेंगे कार्बन के लिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ओके, इसके बाद दोस्तों आपके क्या है? हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 ही टाइप का रहने वाला है। ऑक्सीजन के लिए 16 रहेगा और 6 अणु है तो 16 गुणे 6 हो जाएगा। सबका इस सॉल्व करेंगे 180 ग्राम प्रति मोल आएगा। कई बार हमें क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन हमसे बनना चाहिए निकालते हुए, तो ये हमारा निकल के विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसके बाद हमें क्या है? विलायक का भार निकालना पड़ता है। W तो कितना है? 1 किलोग्राम दिया है। मैंने हमें जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो ग्राम में करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम भी हमने लिख लिया। केबी की वैल्यू भी हमको दी हुई है 0.52 के इस प्रकार से किलोग्राम मोल इनवर्स। सिंपल है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्वथनांक उन्नयन निकालना है, क्वथनांक उन्नयन निकालना है। ओके, क्वथनांक उन्नयन पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन की फॉर्मूला हमारा ये दिया, KB मल्टीप्लाई WB गुणे 1000 गुणे अपॉन में क्या है? MB W। ओके, अब ये तो पता ही होगा MB क्या है, WA क्या है, ये पूरा आपको क्लियर पहले ही बता दिया। ओके, B मतलब होता है विलेय, W यानी भार, तो विलेय का भार पूछा जा रहा है। ओके, A मतलब होता है आपका विलायक में। ओके, इसके बाद देख ले विलेय वाला चैप्टर पूरा अच्छे समझाया, एक बार जरूर देखिएगा वीडियो। बस सबकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दी, तुम्हारा क्या आ जाता है? 0.104 केल्विन आ जाता है। तो ओके, लेकिन अब ये आंसर नहीं हमारा, ये तुम्हारा क्वथनांक उन्नयन जितना वृद्धि हुई है समझ लीजिए कितना आपका निकला। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया था कि 100 डिग्री पर जल आपका नॉर्मल उबल जाता है, उसमें हमने क्या मिला दिया? अब जल में क्या मिला दिया? अब जल में हमने क्या मिला दिया? नमक भी मिला दिया। ओके, नमक मिला दिया है, तो अब यही जल कितना उबलता है? 120 डिग्री में उबलता है। तो अगर मैं पूछो क्वथनांक उन्नयन कितना है तो 20 की वृद्धि होगी, तो ये क्वथनांक हमारा उन्नयन है। इसी बात से यहाँ निकला है तो 0.104 केल्विन हमारा क्या क्वथनांक उन्नयन निकला है इस प्रकार से। ओके,
लेकिन हमें टोटल बताना कि जल कितने में बोलेगा। तो यहाँ जल टोटल कितने में बोल रहा था, 120 में। कैसे में पता लगा कि 100 डिग्री, तो देखिए 100 डिग्री तो लगा है, लगना ही लगना है, 100 डिग्री तो लगना ही लगना है, नॉर्मल जल है। 20 ग्राम की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना निकला, 120 ग्राम। तो सेम इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस तो लगना ही है, लेकिन यहाँ केल्विन से बात हो रही तो हम 100 डिग्री को अगर केल्विन बदलते हैं तो 100 डिग्री हमारा कितना होता है, कितने केल्विन बराबर होता है, 373 यानी 373.15 केल्विन होता है, ये इसके बराबर होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस का है या 373.15 केल्विन का, एक ही बात हो गया। तो ये होता है हमारा बस। तो इसमें हमें क्या है, 100 डिग्री यानी 373.15 में तो हमारा लगना ही लगना है, ओके 100 डिग्री सेल्सियस लगना ही है। उतना उन्नयन कितना हुआ, उतना उन्नयन जहाँ इस वाले एग्जाम्पल में 20 डिग्री समझा, तो यहाँ उन्नयन हुआ 0.104 का, बस हमें क्या है, दोनों को जोड़ देना है, तब हमारा टोटल आ जाएगा। ये तो क्या केवल क्वथनांक उन्नयन है, जितनी वृद्धि हुई, जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हुई, 20 डिग्री की वृद्धि हुई, टोटल तो कितना कहेंगे हम, 120 डिग्री वो भी लिखा। तो सेम इसी बार से हमें जोड़ के बता देना है। तो बस ये हमारा क्वथनांक उन्नयन को जोड़ देंगे 100 डिग्री में। 100 डिग्री यानी केल्विन की बात हो रही, तो केल्विन कितना होता है, 373.15 जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। आइए आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल आपका दिया है। आपको क्या है, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला याद जरूर करके रखना है, फिर आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में कि इसमें भी 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। कमरे के ताप पर सोडा वाटर की बोतल खोलने पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, क्यों? ओके, हेनरी के नियम से हम जान सकते हैं कि जो गैस की द्रव्यलीनता होती है, ओके, क्या जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव्यलीनता बढ़ती जाएगी। ओके, तो दाब की क्या होती है, समानुपाती गैस होती है गैस की द्रव्यलीनता। तो इस सेम इसी प्रकार से जब हम क्या है नॉर्मल जब कमरे के तापमान में खोलेंगे तो क्या है, दाब हमारा क्या नॉर्मल रहेगा, इसलिए क्या बुलबुले के रूप में निकलता है। समझ लेंगे आगे नेक्स्ट इसके अथवा क्वेश्चन हमारा, एक प्रोटीन को क्या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जलीय विलयन में 1.25 प्रोटीन को 300 केल्विन पर इस विलय का प्राशरण दाब हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या मोलर द्रव्यमान परिकरण करना है। चलिए समझ लेते हैं इसे भी। इसके पहले हम समझ लेते हैं वाला पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि हम जब क्या है, जो नॉर्मल सोडा वाटर हो, जो कोको कोला है, नॉर्मल खोलते हैं तो जो उसके बोतल से क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। तो क्यों उत्पन्न होते हैं? तो हेनरी के नियम अनुसार अधिक दाब पर गैस की द्रव्यलीनता बढ़ती है। जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव्यलीनता बढ़ती जाती है। क्योंकि दाब क्या है, गैस की विलेयता के समानुपाती होती है। जबकि दाब कम होने पर विलेयता क्या कम हो जाती है। अगर दाब कम हो जाएगा विलेयता क्या कम हो जाएगी। ये अपने नॉर्मल नियम है, हेनरी का नियम। अब क्या होता है, सोडा वाटर की जब बोतल को अधिक दाब से बंद किया जाता है, जिसमें क्या CO2 घुली होती है, कमरे के ताप पर जब हम बोतल को क्या नॉर्मल खोलते हैं तो जब कमरे का ताप पर दाब क्या कम होता है, नॉर्मल होता है, कम ही होता है। इसलिए वो क्या है, जो गैस निकलती है CO2 विलेयता क्या कम हो जाती है। CO2 की दाब कम हो जाएगा तो विलेयता कम हो जाएगी, इसलिए क्या है वह बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं। सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल इससे समझ लेते हैं। देखिए जो दिया पहले वो लिख लेते तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा। प्राशरण दाब हमें दिया हुआ पाई बराबर ये दिया हुआ 2.57 × 10⁻³ बार। आयतन हमें दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लीटर में अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो लीटर में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का भाग लगाएंगे यानी 0.200 लीटर हो जाएगा। तापमान की बात करें, हमें 300 केल्विन यहाँ दिया हुआ है। गैस का नीतांक हमारा ये होता है। ओके, अब इसमें नहीं दिया लेकिन अक्सर ये आपको दिया रहता है। ओके, आपको मिलेगा अगर पेपर में आता तो दिया रहेगा, नॉर्मल याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर पढ़ लीजिएगा ये आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। हमें निकालना मोलर द्रव्यमान MB और यहाँ में विलय का भार भी दिया हुआ है WB बराबर 1 क्या विलय हमारा क्या प्रोटीन। ओके, तो हो जाएगा 1.26 ग्राम। सिंपल हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको क्या विलयन वाले चैप्टर में बताया भी है। इस बार से न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला का होता है। देखिए ये आप नॉर्मल पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा क्या WB है, कौन MB है, क्या निकालना है, ये सब आपको दिया से पूरा लिखा गया है। तो फॉर्मूला का एक्सपोर्ट किया गया है, कैलकुलेशन किया है, मोलर द्रव्यमान आपका आ जाता है। मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला आपका होता है। ओके, सिंपल है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 18वां। प्रश्नांक 18वां क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी अब 4 नंबर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला है कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ओके, इसे देख लेते हैं किस प्रकार से आपको रहने वाला है। तो पहले तो हम देख लेते हैं दिया में क्या है, धारा कितनी बह रही है, आई यानी धारा 0.5 एम्पियर है। समय कितना लग रहा है, देखिए समय यहाँ बात करते हैं हम तो समय हमें 2 घंटे लग रहा है। ओके, तो हमें यहाँ सेकंड में बदलना है तो पहले तो 3600 सेकंड आएगा किसका, 1 घंटे के लिए। 2 गुणा और कर देंगे क्योंकि 2 घंटे के लिए निकालना है। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है आपका जो धारा मतलब विद्युत गुणा क्या होता है आपका समय हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे 3600 कूलम हमारा आवेश आ जाएगा। अब हम दोस्तों हम जानते हैं 96,500 कूलम धारा प्रवाहित करने में क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास कितना आवेश है,
96,500 कूलाम के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 3600 कूलाम के लिए कितने होंगे, भाग लगा देंगे 3600 में क्या होगा, 96,500 का भाग लगा देंगे तो हमारा आपका ओके इस प्रकार से मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन हमें मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चाहिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मोल को मैं क्या इलेक्ट्रॉन में मोल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए हमें यहाँ 6.02 गुणा 10 से गुणा और करना पड़ेगा, तब हमारे इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2.246 गुणा 10 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सेम नेक्स्ट सेकंड वाला अथवा पूछे जा रहा है, मतलब इसी में आपका है कि निम्नलिखित अभिक्रिया आपको ये अभिक्रिया दी हुई है, इसमें आपको क्या है, ये आपको आयनों के एक मोल में अपचयन के कूलाम में विद्युत में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसमें ये हमें देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इतने में ओके Cr2O7 के एक मोल के अपचयन के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। हमें कैसे पता 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा समीकरण से 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ आवश्यकता पड़ रही है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। अब विद्युत की मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी, तो इसी प्रकार से एक मोल के लिए होता है दोस्तों आपका 96,500 कूलाम, तो यहाँ 6 हमें पूछे जा रहा है कि 6 दिए हुए हमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मैं क्या है एक के लिए होता कितना 96,500, तो 6 के लिए क्या होगा 6 का हमें कुछ गुणा करना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। सिंपल इतने में क्या है इतने कूलाम विद्युत की आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे अथवा देख लेते हैं, और आगे नेक्स्ट हमारा अगर थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं अगर आपने अच्छे समझा तो फिर तो आपको कुछ ही समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आपका पहले तो आपको नोट्स आपको क्लियर करना चाहिए, काफी टाइम है ओके, इसलिए कह रहे हो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन रहने वाले हैं, तो आप क्या टॉपिक समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगातार तैयार करिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। प्रयास करना पड़ता है, कोई चीज किसी को पहले से नहीं बनती है, लगातार आपको पढ़ते पढ़ते क्या है चीजें समझ में आने लगती है। ये आपका दिया हुआ पहला है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता में दी है, इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना है, और ये हमें ये सब दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो ये आपका क्या है, क्या आपको पता होना चाहिए, तो ये इसमें तो आपको क्या है कोलास का नियम पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों कोलास का नियम पता है तो आपसे बन जाएगा। कोलास का नियम क्या होता है, कोलास के नियमानुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर जो वैद्युत अपघट्ट के आणविक चालकता का मान में उसके जितने भी धनायन होते हैं जितने भी ऋणायन होती है उनकी अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो पहले कोलास का नियम पता होना चाहिए। कोलास का नियम में आपको क्या है, जितने उसमें धनायन होते हैं उसमें जितने ऋणायन होते हैं उनकी अनंत अनुता पर आयन चालकता का योग के बराबर होता है। तो ये कोलास का नियम है। कोलास का नियम अक्सर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि कोलास का नियम लिखिए, ओके, ये दो अनुप्रयोग लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जब कोलास का नियम पूछ के फिर आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कोलास के नियम से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है, तो यह क्या रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ से पूरा लिख लिया है पहले, तो आपको ये दिया हुआ है, ओके। यह हमारा देखिए धन वाला दिया है, धनायन के लिए दिया है, ऋणायन के लिए हमें दिया हुआ है। बस कोलास का नियम क्या कहता है, धनायन वाले होते हैं हमारे, ओके, अनंत अनुता पर धनायन की चालकता, अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता किसकी बराबर होती है, अनंत अनुता पर मूलक चालकता की बराबर होती है। तो अनंत अनुता पर मूलक चालकता, ओके, अनंत अनुता पर धनायन की चालकता, अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। बस सिंपल है, ये दोनों धन वाले दिया है, ऋण वाला दिया हुआ है, चिन्ह भी लगे हुए, सिंपल समझ जोड़ के रख लिया है, तो ये हमारा निकला है। अब हमें निकालना क्या है, वियोजन की मात्रा निकालना है, वियोजन की मात्रा निकालना है। दूसरा हमें क्या है, वियोजन स्थिरांक निकालना है। वियोजन की मात्रा के अल्फा से डिनोट करते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा वियोजन मात्रा क्या होती है, इसका फॉर्मूला ये आपका दिया हुआ है। फॉर्मूला हमने क्या है, सब क्या है वैल्यू जो पुट करी, तो ये जो निकाला है हमने, ओके, अनंत अनुता पर मूलक चालकता वो नीचे रखा गया है, ओके। इसके बाद ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है, ऊपर हमने लिखा हुआ है जो पहले समय को यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार से वियोजन स्थिरांक के होता है। वियोजन स्थिरांक में क्या है, के का फॉर्मूला पता होना है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या है 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ अल्फा आपका क्या है, अल्फा वही है जो भी हम निकाला है वियोजन मात्रा, ओके, बस यहाँ वो आपको रखना है। इस प्रकार से हमारा वियोजन आए, तो पहले तो आपको कोलास का नियम होगा, क्लियर होगा, तो आपसे काफी हद तक बन जाएगा। कोलास के नियम समझ के उससे संबंधित न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते स्टार्ट कर दीजिए, कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, ओके, पहले भी आ चुका है 2019 में क्वेश्चन आया भी था। तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला लगाए, फिर वियोजन स्थिरांक लगाए, आपका आ जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों, लिखिए, देख लेते हैं। सिंपल अगर हम बात करते हैं फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो हमने 10वीं में पढ़ा होगा कि अम्ल कौन होता है, जो हाइड्रोजन आयन त्यागे, हाइड्रोजन आयन दे। अम्ल की प्रकृति होती है कि यह हाइड्रोजन आयन आसानी से दे देता है, इसलिए क्या अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ ही इसका मुख्य रीजन है अगर आपका अनुनाद प्रभाव, ओके, तो अनुनाद प्रभाव इसमें रहता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन का आपका तरीका ये रहने वाला है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति अम्लीय स्वभाव। फिनॉल में आयन फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल क्या है, फिनॉल अगर इसको वियोजित करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल आता है, ओके। C6H5OH आपका फिनॉल का फॉर्मूला है, इसमें एक हाइड्रोजन आपका निकल आएगा, C6H5 आपका O बचता है, तो आपका ये फिनॉक्साइड आयन कहलाता है इस टाइप से, ओके। तो फिर इसका आगे देख लेते हैं।
तो फिर आपको थ्योरी लिखना है, 2 से 3 लाइन बताना कि फिनॉल का अवियोजित अणु तथा फिनॉक्साइड आयन दोनों अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त हो जाते हैं। अनुनाद की स्थिति इसमें पाई जाती है और इससे स्थायित्व हो जाते हैं, किंतु फिनॉल अणु हाइब्रिड, ये मेन बात है, हाइब्रिड की द्विध्रुवीय संरचनाओं का भी योगदान के कारण फिनॉल का अणु फिनॉक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके कारण ऊपर दी गई वियोजन अभिक्रिया की साम्य दाईं ओर विस्थापित हो जाती है और फिनॉल का अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, अभी ये हम हो गया अभी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण दी जा रही है। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या मुझे पता है। अब मैं इनका प्रयास करूंगा कि जितने भी मुझे मिल की अभिक्रिया में लाऊंगा उनमें जितने भी रूल हो सकते हैं, जिस टाइप से आप समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, इसको समझाने का प्रयास करूंगा, इसी सीरीज लाऊंगा। अगर आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट कर दीजिए कि हाँ आप क्या अभिक्रिया को क्या सीखना चाहते हैं, तो जितनी भी आपको लगातार कई सारी वीडियो ला के प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, आपकी समझ पर आधार होता है। ओके, क्रम से देखते हैं। इसके ये आपको इस बार से क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 आपको क्वेश्चन दिए, मतलब ये आपको बता दिया इसकी इससे अभिक्रिया कराते हैं क्या प्राप्त हो जाने वाला है, ये आपका दिया हुआ है। तो सेम इस बार से पहले में तो आपको क्या है, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, फिनॉल आपको मिलने वाला है। सेकेंड वाले में इसी बार से सेम आपको मिलने वाला है फिनॉल। आगे देख लेते हैं। इसके लिए आपका ONA आपका रहने वाला है बेंजीन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको प्राप्त होने वाला है। चौथे वाले की बात करते हैं तो ROH-H2 आपको मिलने वाला है। तो ये आपका रहने वाला है, अभिक्रिया को अगर पूर्ण करते हैं तो ये उत्पाद प्राप्त होने वाले। तो ये आपके क्वेश्चन के आपके आंसर ये दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट हमारा हो जाए प्रश्न 20वां। ओके, इसमें भी देखिए ये अभी आपका अभिक्रिया आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है चीज को सीखना। ओके, तो देख लेते हैं हम। इसमें बहुत सारी कोर्स में आपको अभिक्रियाएं कवर कराई हैं, लेकिन और भी मैं आपको प्रयास कराऊंगा। यूट्यूब पर भी आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा क्या होता है जब इन सबको आपको क्या क्रिया करानी है, उत्पाद आपको बताने भैया कि क्या क्या बनने वाला है। चलिए इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये दोस्तों आपको प्रश्न 20 का सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है सॉल्यूशन तैयार करने में, आप समझ सकते हैं। मेहनत पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, काफी जितना आपको सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर देने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझने दिक्कत ना हो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आपके स्टार्ट को आपका दिया हुआ है, स्टार्ट के आपको भरना है क्या किससे क्या अभिक्रिया बना है, ये आपके अभिकारक आपके उत्पाद प्राप्त होने वाले, सिंपल दिया हुआ है, देख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अलग से और भी अभिक्रिया लाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका अथवा पूछा जा रहा है, इसे देख लेते हैं। यहाँ में क्या है, प्रत्येक युग्म में से कौन सा अम्ल प्रबल है, ये 3 दिए हुए हैं। कौन सा अम्ल प्रबल, 2 अम्ल दिए हैं, तुलना करके बतानी कौन सा प्रबल है। चलिए देख लेते हैं। अब यही मैं पहचान सेम वही इसमें रहने वाला है, जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन त्यागेगा वही क्या उतना ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है, आंसर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए पहले वाला देखिए, पहले वाले में ये आपका दिया हुआ, तो इसमें पहले दूसरे हैं तो इसमें जो आपका ज्यादा अम्लीय होगा ये होगा, क्योंकि आप जिसमें F है फ्लोरीन वाला ज्यादा अम्लीय होगा। रीजन क्या, सबके लिए रीजन भी लिखा है। अब रीजन क्यों लिखा है, जैसे अगर आपका 1-2 नंबर पूछता है तो आप डायरेक्ट बता देते हो ये कौन प्रबल होगा, सीधे आपने चिन्ह लगाया बता दिए। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो अब डायरेक्ट ये बस चिन्ह लगा के बता नहीं सकते, प्रबल वस्तु काम नहीं होगा, उसको रीजन बताइए। सबका आपको रीजन लिखना पड़ेगा 4 नंबर के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें जो आपका CH2FCO2H है वो अम्ल किससे, किसी तुलना में CH3CO2H की तुलना में प्रबल है। इसका कारण कि फ्लोरीन में क्या है, माइनस एपेरिक प्रभाव इसमें रहता है। ओके, जो कि क्या है OH आबंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटा देता है। देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटाएगा तो प्रोटॉन आसानी से, प्रोटॉन ही हाइड्रोजन आसानी से निकाल देगा। जब हाइड्रोजन आसानी से निकलेंगे तो जब हाइड्रोजन निकाले यानी प्रोटॉन निकाले, प्रोटॉन जो देता है वो आपका क्या है अम्लीय प्रकृति का होता है। इस टाइप से सेकंड वाले में सेम इसी बार। अब सेकंड वाले में ये वाला मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन भैया ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्लोरीन इसमें भी आपको क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन की देखें तो फ्लोरीन ज्यादा रहने वाला, तो इसमें भी फ्लोरीन वाला रहने वाला। ओके, तो फ्लोरीन में क्लोरीन की अपेक्षा अधिक प्रबल माइनस आई प्रभाव पाया जाता है। सेम इसी बार जो मैंने आपको बताया, इसलिए इसमें क्या है ये वाला आपका F वाला है जो आपका ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाला इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें प्रेरक प्रभाव के दूरी के साथ क्या घटता है, इस कारण क्या है फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव आपका ब्यूटोनिक अम्ल की तुलना में 3-ब्यूटोनिक अम्ल से अधिक ज्यादा प्रबल होगा। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। चिन्ह यहाँ देख सकते हैं, ये चिन्ह इस साइड लगा हुआ है, इसमें ये वाला बड़ा है, इसमें ये इस साइड आगे ये वाला बड़ा है, ओके इस टाइप से, मतलब बड़ा यानी ज्यादा प्रबल है। चौथा वाला आपका ये दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, इसमें आपका कौन है, पहले वाला ये वाला प्रबल है, क्योंकि क्या रीजन है इसमें -CF3 में क्या है माइनस आई प्रभाव के कारण क्या है ये प्रबल अम्ल होगा। कंप्लीट हो जाता है। अभी तो दोस्तों मैंने क्या है आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि सभी क्वेश्चन कवर करने थे। लॉन्ग से जाते हैं विक्रिया और सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट रहता है, एक टॉपिक को मैं क्या है बेहतर तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा।
इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। ओके, काफी मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। प्रॉपर अभी केमिस्ट्री की तैयारी करने अभी समय है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मेरी भी केमिस्ट्री क्या डाउन है, कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा 90 39 53 44 79 में, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एक ही बार रहने वाला है। जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना स्कोर कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अभी आप मेहनत कर लीजिए, आपका हाई स्कोर हो जाएगा। टॉपिक नहीं बनना है तो कोई डरने की बात नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, उस जो भी टॉपिक नहीं बनना उनको नोट कीजिए, उनको क्या है उन पर काम कीजिए, धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।